हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वायु। ये हमारी क्लास 7th कक्षा 7th का एनसीईआरटी की ज्योग्राफी भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 4 है। ये आप जानते ही होंगे। इस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, आज क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, तो वो हम पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 1 बाय 1 आपकी एनसीईआरटी की सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो टॉपिक्स हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है कि वायुमंडल। सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की जरूरत क्या है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वायुमंडल के संगठन के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कौन सी गैस कितने प्रतिशत है और कौन सी गैस का क्या उपयोग है, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग, आपने बहुत बार सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से होता है, ये सब हम जानेंगे। और ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये सब हम जानेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, किस गैस की वजह से होता है। जो CO2 की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जाता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में। और हम जानेंगे कि वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, क्षोभमंडल कहाँ है, समताप मंडल कहाँ है, आपका आयनमंडल कहाँ है, बहिर्मंडल कहाँ है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके अलावा हम वायुमंडल में ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे मौसम वायुमंडल की वजह से चेंज होता है, तो मौसम हम जानेंगे। जलवायु हम जानेंगे कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है। और मौसम के बहुत सारे घटक होते हैं, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवन और आतपन, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा एक क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है वायुमंडल क्या है, तो हमें वायुमंडल के बारे में पढ़ना होगा। इसका मतलब वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैसों से बना है, तो मतलब संगठन पूछ रहा है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती है, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट को हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं, तो CO2 गैस करती है। मौसम किसे कहते हैं, मतलब मौसम के बारे में जानना होगा हमें। वर्षा के 3 प्रकार लिखो, तो वर्षा के बारे में जब हम पढ़ेंगे मौसम में, तब उसमें देखेंगे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। और वायुदाब क्या है, वायुदाब क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने टॉपिक बताए उनसे हमारे सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो बच्चों, अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा वायु। तो देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे कहते हैं वायुमंडल। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि वायुमंडल क्या है। तो आप बता दोगे बच्चों कि वायुमंडल क्या है, कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर वायुमंडल कहलाती है। और पृथ्वी पे अब देखो, मैंने बताया ना कि वायुमंडल की क्या जरूरत है, वो वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू होगा कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस कहां से मिलती है, वायुमंडल से। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से यह हमारी रक्षा करता है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको जो वायुमंडल की ओजोन परत है वो रोक लेती है, तो उससे भी हमारी ये रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो, किसकी बात कर रहा है, ये वायुमंडल की बात कर रहा है, कि अगर ये वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अगर मान लीजिए वायुमंडल नहीं होगा तो सूर्य की जो किरणें होंगी वो सीधी क्या होगी, हमारी पृथ्वी पर गिरेंगी और पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और उसकी वजह से हम जल जाएंगे। और रात के समय क्या होगा कि ठंड से हम जम जाएंगे। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। मतलब पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है कौन, वायुमंडल। ना तो रात में ज्यादा सर्दी होने देता है, ना ही दिन में ज्यादा गर्मी होने देता है। सूर्य की किरणों से रक्षा करता है, जीने के लिए ऑक्सीजन देता है और पृथ्वी के चारों ओर ये बना रहता है। यही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों की वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की जरूरत क्या है। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक कवर हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं वो क्या है। देखो बच्चों, जो हमारे वायुमंडल में आपको पता है कौन कौन सी गैसें हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी गैस है बच्चों, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन। और उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखा है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। हल्का सा चलो मैं इसको यहाँ पढ़ा ही देता हूँ कि वायुमंडल का संगठन। देखो बच्चों, हम जिस वायु का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। देखो बच्चों, जब हम सांस लेते हैं ना, तो ऐसी नहीं है कि हम वायुमंडल में से केवल ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में अंदर लेते हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वायुमंडल से नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन भी अंदर जाती है,
और जो भी गैसें होती हैं वायुमंडल में वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जाती हैं। लेकिन चूंकि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो जो हमारा जो फेफड़े होते हैं वो किस गैस को ले लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन को, और बाकी गैसों को बाहर निकाल देते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। क्योंकि बच्चों आप जानते होंगे नाइट्रोजन जो है बच्चों देखो वो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो 78 और 21 कितना हो जाएगा, 99%। और 1% में बाकी सारा गैसें आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी आपकी, आर्गन आ जाएगी और अन्य सभी गैसें। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। मतलब ये सारी गैसें मिलकर कितना परसेंट में है, 1% में। और आपकी नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, 78, और ऑक्सीजन 21। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, ये सब इसमें दिखाया गया है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल लेते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन बच्चों ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे लिए तो कोई काम की नहीं है, हम तो फेफड़ों सांस के रूप में अंदर लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन ना पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है, और पौधे इस नाइट्रोजन को क्या है, वायु से नहीं ले सकते। क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले पाते। नाइट्रोजन वो कैसे लेते हैं, वो मृदा से और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। तो पौधे कैसे लेते हैं, अपनी जड़ों से और अपनी मिट्टी से, जिस मिट्टी में वो लगे रहते हैं ना पौधों को हम जिस मिट्टी में रोपण करते हैं, उससे वो नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, और उससे उनका वृद्धि होता है। अब आपने एक चीज सुनी होगी बच्चों, अगर आप खेती वेती करते होंगे, आपके यहाँ खेती होती होगी, तो आपने देखा होगा फसलों में यूरिया देते हैं। यूरिया क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन ही तो होता है, NH3 इस टाइप का ही तो होता है यूरिया का कंपोजिशन। आप देखोगे अमोनिया गैस और इन सब से बना होता है। तो यूरिया में देखना आप, यूरिया की कट्टा जो होता है ना, यूरिया का जो प्लास्टिक का थैला होता है, उसमें लिखा होगा नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसमें। तो पौधों के लिए क्या जरूरी है, नाइट्रोजन ही तो जरूरी है, इसलिए हम यूरिया देते हैं खेतों में। अब बच्चों देखो, अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया नाइट्रोजन का पौधों के लिए क्या काम है, ऑक्सीजन का हमारे लिए क्या काम है। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। आपको पता है नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन। मनुष्य और जो पशु हैं वो सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है, जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। तो उससे क्या होते हैं कि पौधे भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार होता क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। देखो बच्चों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि वृक्षों को लगाओ, वृक्षों को मत काटो। होता यह है कि जो मनुष्य है और जो पशु हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो इससे क्या एक बैलेंस बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। लेकिन होता क्या है कि अगर आप ऐसा करो कि पौधों को काटते जाओ, वृक्षों को काटते जाओ, तो वृक्षों को और पौधों को जब आप काटते जाओगे बच्चों, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका प्रयोग करने वाला कोई नहीं, कम लोग हो जाएंगे और पौधे कम हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने वाले भी कम हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी इस तरह से कम हो जाती है बच्चों। तो इसलिए बोलते हैं कि पौधे हमें वृक्षारोपण ज्यादा करना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा था कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखो बच्चों, हम आपको ये पता चल गया कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, वो क्या करती है, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जैसे मान लो कि पृथ्वी पर ऊष्मा आ रही है सूर्य से, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इस पे सूर्य से ऊष्मा आ रही है और ये ऊष्मा यहाँ से परावर्तित हो जाती है, ठीक है, इसका कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा, ठीक है। अब जो परावर्तित जो हो रही होती है ऊष्मा, उसको ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है बच्चों, अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर क्या है, एक औसत टेम्परेचर, औसत तापमान बना रहता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। और जो ये वायुमंडल में जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाती है, और ये अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो टेम्परेचर को अवशोषित कर रही है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। अगर मान लीजिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती तो क्या होता, सूर्य की किरणें यहाँ आती और सीधी वापस चली जाती। तो दिन में अगर ये रोशनी यहाँ पे, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस को अवशोषित नहीं करती, तो रात के टाइम पे तो यहाँ रोशनी आती नहीं, किरणें यहाँ आती नहीं, तो टेम्परेचर क्या होता है, धरती का बहुत कम हो जाता और रहने के लिए संभव नहीं हो पाता। इसीलिए ये ग्रीन हाउस जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये हमारे जीवन को क्या है संभव बनाती है पृथ्वी पे। क्या करती है, ये टेम्परेचर को, यहाँ पे जो हीट है, जो ऊष्मा है, इसको अवशोषित कर लेती है, जिससे रात में कि जब सूर्य नहीं होगा, जब सूर्य की किरणें नहीं होंगी तो धरती का तापमान ज्यादा गिरेगा नहीं। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। लेकिन मान लो एक बैलेंस में तो ये ठीक है कि ये बैलेंस कर रखा है, लेकिन क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है कारखानों की वजह से, या फिर मान लो कार के धुएं से क्या होगा, या पेड़ काट रहे हो आप, उससे क्या होगा कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। अब जब जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, ऊष्मा को ये अवशोषित करेगी, उतनी ज्यादा ऊष्मा को ये अवशोषित करेगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इसी को बोलते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। और पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है बच्चों की, ग्लोबल वार्मिंग के क्या होगा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा। तापमान बढ़ता जाएगा तो जो ग्लेशियर्स हैं, जहां पे बर्फ है, ध्रुवों पे जो बर्फ है, वो धीरे धीरे क्या होगी, पिघलने लग जाएगी। और जब बर्फ पिघलने लग जाएगी तो जो हमारे समुद्र का जो लेवल है, जो जल स्तर है, वो क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा, और पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होती जाएगी और पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी में क्या है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और पृथ्वी पे जीवन जो है वो एक तरह से संकट में आ रहा है। तो तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या जाना बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मैंने बताया आपको। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। मतलब मनुष्य और पशु जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उतने ही जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रयोग कर लेते हैं, जिससे क्या है कि ये बैलेंस बना रहता है। लेकिन परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल और ईंधन के जलानों से गड़बड़ा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि भाई जब जितने कारखाने होंगे उतना ईंधन जलाओगे, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपकी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये बैलेंस खराब हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है। जब वायु बच्चों गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ये तो आप जानते ही बच्चों। देखो कोई भी चीज है जिसको आप गर्म करोगे तो उसके कण क्या होंगे, अणु क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो वो हल्की हो जाएगी और क्या करेगी, उठेगी। गैस ऊपर होके उठती है। और ठंडी वायु क्या होगी, ठंड में क्या होगी कि वायु के कण पास पास आ जाएंगे। ठंडी वायु के पास पास आ जाएंगे तो भारी हो जाएगी और धरती पे बैठ जाती है और उसी से बारिश होती है। तो आप जानते हैं ना, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब गर्म वायु थी यहाँ पे, अब ये ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई तो यहाँ पे क्या होगा, वायु दाब कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो वायु रही ही नहीं। तो यहाँ पे जो आसपास की हवाएं होंगी वो क्या आएंगी, यहाँ पे आके इसकी कमी को पूरा कर देंगी। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये वायु चक्र चलता रहता है। अब हम पढ़ने जाने थे हम वायुमंडल की संरचना। मैंने कहा था ना, अब हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, वायुमंडल की संरचना। आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा जो मैंने टॉपिक लिखाए हैं वो सारे कवर हुए हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आपका टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं। तो देखो बच्चों, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। जो सबसे पृथ्वी की नजदीक वाली सतह है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल और उससे ऊपर है बाह्य वायुमंडल और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। तो देखो बच्चों, हम एक एक करके सारी परतों को डिस्कस करेंगे। सबसे नीचे कौन सी है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्षोभ मंडल। उसके ऊपर कौन सी है, समताप मंडल। उसके ऊपर कौन सी है, मध्य मंडल। और उसके ऊपर कौन सी है आपकी, बाह्य वायुमंडल। और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल, यह सबसे बाहरी। तो देखो बच्चों, क्षोभ मंडल जो है वो परत जो है वो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये सबसे नीचे की परत है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई है बच्चों, 13 किलोमीटर। यानी जमीन से 13 किलोमीटर ऊपर तक आप जाओगे तो कौन सी परत मिलेगी, क्षोभ मंडल। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और हम तो इसी मंडल में रहते हैं क्योंकि हम पृथ्वी के नजदीक रहते हैं। तो हमारे ऊपर जस्ट ऊपर कौन सी परत है, क्षोभ मंडल। तो इस वायुमंडल, इस क्षोभ मंडल में जो मौजूद वायु है उसमें हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग जो सारी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा का बनना,
कोहरा हो गया, ओला बरसन, यानी मौसम की सारी घटनाएं पृथ्वी के नजदीक होती हैं। और पृथ्वी के नजदीक कौन सी परत होती है बच्चों? क्षोभ मंडल। तो जो आपसे पूछेगा कि मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो किस परत में होती हैं, तो आप क्या बताओगे बच्चों? क्षोभ मंडल में। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा। अब बच्चों अगला जो परत है वो है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। देखो क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर का भाग है समताप मंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितनी ऊंचाई तक? 50 किलोमीटर। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यानी इस परत में ना तो बादल ही होते हैं, ना ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, यानी बहुत कम होती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं, तो आपका आंसर रहेगा क्षोभ मंडल, ना कि समताप मंडल। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज के उड़ जाने के लिए आदर्श होती हैं। आप जानते ही हैं बच्चों, अगर आपने हवाई जहाज में यात्रा की होगी तो कभी कभी मौसम जब खराब होता है, आप ये जान के चलिए कि जो हमारा जो हवाई जहाज की जो यात्रा होती है ना, वो बिल्कुल सेफ होती है, बहुत सुरक्षित है। मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं कुछ होने के। लेकिन इसका जो दुश्मन है ना, वो है मौसम। मौसम खराब हुआ नहीं कि समझ लो हवाई जहाज की हालत खराब होने लग जाती है। तो हवाई जहाज का दुश्मन है मौसम, और मौसम कहाँ है? क्षोभ मंडल में। तो इसलिए हवाई जहाज को कहाँ उड़ाएंगे? क्षोभ मंडल के ऊपर। किसमें? समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे मौसम होता ही नहीं है। लेकिन जब आप उतरोगे, जमीन की तरफ आओगे भाई, भैया आप हमेशा तो आप समताप मंडल में नहीं रहोगे ना, ऊपर तो टंगे नहीं रहोगे, आपको उतरना तो नीचे भी पड़ेगा ना। जब आप नीचे उतरोगे फिर आपको मौसम मिलेगा। तो मौसम को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, मौसम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण परत है। आपसे पूछेगा कि समताप मंडल में क्या महत्वपूर्ण चीज है, तो आप कहोगे ओजोन गैस। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है बच्चों? समताप मंडल में। कौन सी परत है? ओजोन गैस की परत। और यही ओजोन गैस की परत मैंने बताया था ना बच्चों, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें उनसे हमारी रक्षा करती है। अगर ये ओजोन गैस नहीं होती ना बच्चों, ओजोन गैस की परत, तो समझ लो कि फिर जीवन संभव नहीं था, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जला देती पृथ्वी। अगला है बच्चों मध्य मंडल, यानी कि अब आपका क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल आ गया। तो क्षोभ मंडल में मौसम है, समताप मंडल में आपका मौसम नहीं है, समताप मंडल में ओजोन परत है। और ओजोन परत किससे रक्षा कर रही है? हमारी पराबैंगनी किरणों से। अगला मंडल है हमारा मध्य मंडल। तीसरे नंबर पर आया मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है, और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि देखो 13 किलोमीटर तक तो हो गया क्षोभ मंडल। 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल के बाद बच्चों कौन सा हो गया? समताप मंडल 50 किलोमीटर तक। अब 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक कौन सा हो जाएगा बच्चों? हमारा मध्य मंडल। और अंतरिक्ष से जो प्रवेश करने वाले उल्का पिंड है वो इस परत में आके जल जाते हैं। आपने देखा है ना, उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं बच्चों, वो टूटता हुआ तारा थोड़ी ना होता है। वो क्या होता है कि जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी की जब सतह में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी की सॉरी सतह नहीं, पृथ्वी के जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वायुमंडल के घर्षण की वजह से वो जलने लग जाते हैं, और क्षोभ मध्य मंडल में आकर वो जल जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? और कुछ बड़े बड़े पिंड होते हैं वो जलते नहीं है वायुमंडल में, तो वो पृथ्वी पे आके टकरा जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। अब ये ध्यान रखना बच्चों कि जो तापमान है ना बच्चों, तापमान बच्चों ऊंचाई के साथ घटता है, लेकिन बाह्य वायुमंडल में क्या होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ता जाएगा। बस ये इसमें याद रखना। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। अब आपने सुना होगा एक आयन मंडल। आयन मंडल क्या है कि जो बाह्य वायुमंडल है ना, उसमें आयंस पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों? आयंस पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ से जो टीवी सैटेलाइट और ये सब लगा के जो हम क्या करते हैं, किरणें छोड़ते हैं, सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो अपने दूर संचार के लिए जो हम रेडियो किरणें होती हैं वो छोड़ते हैं, वो आयन मंडल से टकराकर और पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो इसकी वजह से दूर संचार संभव हो पाता है। तो आपसे पूछेगा कि आयन मंडल किस वायुमंडल की परत में पाया जाता है, तो आप कहोगे वायुमंडल की बाह्य वायुमंडल में आयन मंडल पाया जाता है, और यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। आपसे ये पूछ लेगा कि बाह्य वायुमंडल का उपयोग क्या है, तो आप बोलोगे रेडियो संचार। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अगला है बच्चों बहिर्मंडल। वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसको जाना जाता है बहिर्मंडल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? बहिर्मंडल। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इसका कोई खास उपयोग नहीं है बहिर्मंडल, ये सबसे बाहरी परत है।
और सबसे पतली परत है एक तरह से, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें तैरती रहती है। तो ये था वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो वायुमंडल में 5 परतें हैं, हमने 5 परतों के बारे में पढ़ा और 5 परतों के क्या क्या उपयोग हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। ये आपसे पेपर में पूछ सकता है बच्चों। अगला है मौसम और जलवायु। अब देखो बच्चों, मौसम और जलवायु के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक हल्का सा बताता हूं। देखो, मौसम क्या होता है कि आपकी दिन प्रतिदिन की स्थिति है, एक तरह से वायुमंडल की स्थिति बोल सकते हैं एक तरह से, कि जैसे मौसम क्या है, हमेशा बदलता है हर घंटे में। अभी आपके यहाँ ठंड पड़ रही होगी, थोड़ी देर बाद में धूप निकल जाएगी, गर्मी हो जाएगी, शाम को हो सकता है कि बरसात हो जाए। तो मौसम तो धीरे धीरे बदलता रहता है। तो मौसम तो कभी भी बदल सकता है ना। तो मौसम क्या है कि दिन प्रतिदिन रूप से बदलता है। जलवायु जो है ना, वो एक उस मौसम का, आपके जब मौसम है जो आपकी जो मतलब एक तरह से आप मान लो राजस्थान में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र का, कि उस क्षेत्र के मौसम की औसत दशा है जलवायु, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। ठीक, अब इसको हम और थोड़ा ढंग से देखते हैं। देखो बच्चों, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, क्या धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, मतलब हमारे शरीर को हम रेडियो माने और हमारे मस्तिष्क को हम स्पीकर माने, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम जो है वो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मतलब दिन प्रतिदिन की और प्रत्येक घंटे की जो स्थिति है वायुमंडल की, वो है मौसम। कभी कभी अचानक से हवा चलने लग जाएगी ठंडी ठंडी, कभी गर्मी लगने लग जाएगी, कभी बरसात आ जाएगी, कभी बादल छा जाएंगे, कभी ठंड हो जाएगी, कभी कोहरा हो जाएगा। ये क्या मौसम है बच्चों। तो मौसम क्या है, वो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को चिड़चिड़ा बना सकता है, वहीं अच्छा और हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में, मतलब मौसम तो नाटकीय रूप से नाटक करता है, एक तरह से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, तो मौसम तो बदलता ही रहता है बच्चों। लेकिन दीर्घ काल में, एक लंबे समय में, लंबे टाइम पे, आप किसी स्थान का जो औसत मौसम है वो क्या कहलाएगा बच्चों, उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जैसे हमारे भारत की कौन सी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। तो इसको क्या, एक लंबे समय में आप लंबे समय में जब इसका औसत निकालोगे मौसम का, तो वो क्या निकलेगा बच्चों, जलवायु कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का 1 भाग प्राप्त करती है। मतलब देखो, हमारी जो पृथ्वी है ना बच्चों, सूर्य में इतनी ऊर्जा है कि सूर्य की जो टोटल ऊर्जा है उसका 2 अरबवां भाग हमारी पृथ्वी को मिलता है। ये सोच रहे हो, मतलब ये मान लो कि किसी के पास 2 अरब रुपए हैं, उसमें से 1 रुपया एक तरह से पृथ्वी को मिल रहा है। मतलब सूर्य के पास अगर 2 अरब भाग एनर्जी है, उसमें से 1 भाग हमारी पृथ्वी को मिल रहा है। और सोच लो कि हमारी पृथ्वी का कैसा दिन हो जाता है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है। अगर पूरी की पूरी इसकी रोशनी आ जाए, दुगनी तिगनी भी आ गई, तो यहाँ पे जीवन, आप सोच लो क्या कंडीशन हो जाएगी। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। हम जो बोलते हैं ना बच्चों, आज तापमान 31 डिग्री 32 डिग्री, वो किसका टेम्परेचर मापते हैं, हम वायुमंडल का मापते हैं। वायुमंडल में जो वायु है उसका टेम्परेचर मापते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि तापमान क्या है, तो जो वायु में मौजूद ताप और शीतलता, उसके परिमाण को, उसको मापने को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। तो कहने की बात नहीं है, तो आपको पता ही है। तापमापी तापमान मापता है, वायुदामापी वायुदाम मापता है। बात दिग्दर्शी, मतलब बात मतलब वायु, दिग्दर्शी मतलब दिशा बताने वाला, पवन की दिशा दर्शाता है। और वर्षा मापी वर्षा बताता है, वर्षा की मात्रा बताता है। आतपन, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। देखो अच्छा, सूर्य से कुछ ऊर्जा आ रही है, ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो कुछ तो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, कुछ वो परावर्तित करती है, और जो परावर्तित करती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे वायुमंडल में, वो कुछ अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग वापस चला जाता है। तो जो पृथ्वी के पास जो टेम्परेचर, सूर्य का जो भाग रह गया, सूर्य की ऊष्मा का जो भाग रह गया, वही क्या कहलाता है बच्चों, आतपन कहलाता है। ठीक है, उसी को सूर्य तप भी बोलते हैं। तो आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। आतपन देखो सबसे ज्यादा कहां पे होगा, भूमध्य रेखा पे, क्योंकि जो सूर्य जो है वो लंबवत सबसे ज्यादा कहां से चमकता है, आपकी भूमध्य रेखा के आसपास। तो सबसे ज्यादा सूर्य की मात्रा, सूर्य तप की मात्रा कहां मिलेगी, भूमध्य रेखा पे। ठीक है ना, इसलिए
तापमान उसी प्रकार घटता जाता है और ध्रुवों की तरफ जो आतापन है वो क्या होगा, घटता जाएगा। उसी की वजह से ध्रुवों पे टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य की जो आतापन है, सूर्य तप है, सूर्य की जो ऊष्मा है उसका कम भाग प्रकार प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पे तिरछी किरणें पड़ती हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान ज्यादा होता है। अब आप बताओ बच्चों, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान ज्यादा क्यों होता है? देखो बच्चों, गांव में क्या है कि सड़कों के शहरों के मुकाबले सड़कें नहीं होती, घर नहीं होते। अब शहरों में क्या है कि घर बहुत ज्यादा है, मकान बहुत ज्यादा है, कंक्रीट से बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं। सब क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर जो होता है उससे वो गर्म होती है और वो कुछ मात्रा सूर्य की जो मात्रा है उसको वो अवशोषित कर लेते हैं, तो उससे वहां का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ जाता है और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है, ये तो आप जानते होंगे। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आपसे कुछ नहीं, इसमें यही पूछ सकता है ज्यादा ज्यादा कि जो तापमान की मापने की इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस, बस इतना पूछेगा। और ज्यादा ज्यादा ये पूछेगा किसने आविष्कार किया था, तो एंडर्स सेल्सियस ने। अब हमने तापमान पढ़ लिया, मौसम का एक घटक हो गया तापमान, आतापन पढ़ लिया, सूर्यताप पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वायुदाब। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो वायु है वो हमारे शरीर पर क्या कर रही है बच्चों, दाब लगा रही है, लेकिन ये दाब हमें फील नहीं होता, क्योंकि ये चारों तरफ से समान रूप से हमारे ऊपर दाब लग रहा है और हमारा शरीर भी विपरीत बल लगा रहा है, बाहर की तरफ दाब लगा रहा है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर क्या है, विपरीत बल लगाता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा सोचो कि आप ऐसी जगह पे चला जाओ अंतरिक्ष में जहां पे वायु नहीं है, तो आपके शरीर पर वायु दाब लगेगा क्या, नहीं। तो वहां पे क्या होगा, आपने देखा होगा ना कि जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो सूट पहन के जाते हैं पूरा, क्यों जाते हैं, क्योंकि बच्चों होगा क्या, आप खुद सोचिए, आपका शरीर है, आप अंतरिक्ष में पहुंच गए, अपने कुछ नहीं है। अब बाहर की तरफ का वायुदाब क्या है, कम है, क्योंकि वायु ही नहीं है, और अंदर का आपके शरीर में वायुदाब क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वायु आपके शरीर में ऑक्सीजन ले रहे हो। तो जो अंदर की चीजें हैं वो क्या आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। तो आपने अगर ये सूट नहीं लगाया ना तो आपकी नाक से खून आने लग जाएगा, आपके अंदर से सारी चीजें बाहर आने लग जाएंगी और आपकी थोड़ी देर में मृत्यु हो जाएगी, नसें फट जाएंगी आपकी। इसलिए वो क्या करते हैं, वो सूट पहन के जाते हैं और उस सूट में हवा भरी रहती है, जिससे क्या होगा कि वो हवा आपके शरीर पर वायुदाब लगाती है बाहर से, और आपके शरीर की जो नसें हैं, आपके शरीर का जो अंदर का दाब है वो बाहर लगाता है, और आपका जो बैलेंस है वायुदाब बैलेंस रहता है, जैसा कि पृथ्वी पर रहता है। अगर आप वो सूट नहीं पहन के जाओगे ना तो आपकी मृत्यु निश्चित है वहां पे। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि वायुदाब क्या है, देखो बच्चों, वायुदाब कुछ नहीं है, ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे जो वायु है इसके द्वारा जो लगाया गया दाब है वही क्या कहलाएगा, वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में जब ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब तेजी से गिरता जाता है। देखो जब आप ऊपर जाओगे बच्चों, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वायुदाब क्या होगा, गिरता जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर वायु क्या हल्की होती जाती है, ठीक है, क्योंकि हल्की वायु ही ऊपर की तरफ जाएगी। आप खुद सोचो, जो वायु भारी होगी वो तो नीचे बैठ जाएगी और जो वायु हल्की होगी वो ऊपर आएगी। तो ऊपर जो वायु होती है वो हल्की होती है, और जब वायु हल्की होगी तो उसका दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो यही होता है कि वायुमंडल में जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र के स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, और जितना आप नीचे रहोगे उतना वायुदाब आपका ज्यादा होगा, और समुद्र का स्तर तो और नीचे है, तो जितना आप और नीचे जाओगे उतना ही वायुदाब बढ़ता जाएगा, और ऊंचाई पर जाने पे घटता जाएगा। तो आप याद रखना हमेशा कि वायुदाब ऊपर जाने पे घटता है और नीचे जाने पे बढ़ता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। मतलब वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो किसी स्थान पर जो उपस्थित वायु है उसके ताप द्वारा प्रभावित होता है। मतलब उस समय उस जगह पे वायु का क्या तापमान है उसकी वजह से वो वायुदाब का क्षैतिज वितरण प्रभावित होता है। जैसे क्या होता है, देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ की वायु हल्की हो जाएगी, यहाँ की वायु हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे वायु की कमी हो जाएगी। वायु की कमी होने का मतलब क्या है, यहाँ पे वायुदाब क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। और दूसरी जगह पे मान लो टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे वायु क्या होगी, मतलब भारी होकर नीचे बैठने लग जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, वायुदाब बढ़ जाएगा। और जब यहाँ पे वायुदाब बढ़ गया और यहाँ वायुदाब कम हो गया तो हमेशा कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है, तो ज्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ हवा चलने लग जाएंगी, और जब हवा चलेंगी तो इसी को क्या बोलेंगे, पवन बोलते हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो इसी वजह से क्या होगा, ये क्षैतिज वितरण प्रभावित होता है वायुदाब का टेम्परेचर की वजह से।
अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। और याद रखना हमेशा, जहां पे कहीं ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा, वहां पे वायुदाब कम होगा, और जहां पे वायुदाब कम होगी वहां पे सारी तरफ से हवाएं आनी चाहिए, तो वहां पे मौसम खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, और जहां पे कम तापमान होगा वहां पे वायु ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप यह भारी होगी, और भारी वायु जो क्या होती है, उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। और उच्च दाब के क्षेत्र में स्पष्ट वायु रहती है और स्वच्छ आकाश रहता है, मतलब स्पष्ट आकाश रहता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो आपसे अगर पूछा जाए पेपर में कि बताइए मौसम की स्थितियां कहां पे खराब रहेंगी, उच्च वायुदाब क्षेत्र में या निम्न वायुदाब क्षेत्र में, तो आंसर क्या रहेगा बच्चों, उच्च वायुदाब क्षेत्र में। निम्न वायुदाब क्षेत्र में हमेशा मौसम खराब रहेगा, वहां पे हवाएं चारों तरफ से आना चाहेंगी। अगला है पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी उच्च दाब वाला जो क्षेत्र है उससे अगर हम निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति है उसी को क्या कहते हैं, पवन। देखो पवन में और वायु में एक अंतर होता है बच्चों। वायु स्थिर भी हो सकती है, लेकिन पवन जो है वो गतिशील वायु ही पवन कहलाती है। यानी वायु को जब गति मिल जाती है तब पवन कहलाती है। चलने लगी हैं हवाएं, पवन, चलने लगी हैं पवन, पवन चलती हैं, पवन गतिशील होती हैं। तो वायु की जो गति है उसी को पवन कहते हैं। और वायु हमेशा कहां से कहां गति करेगी बच्चों, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये तो आपको पता ही है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती हुई तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पवन के 3 प्रकार हैं, ये आप याद रखना, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। देखो बच्चों, ये जो चित्र है इसको आप अभी थोड़ा सा याद रख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जलवायु वाले चैप्टर में आगे चल के, आगे आने वाली जो क्लासेज हैं। बस आप इनको मैं हल्का सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। सूर्य की किरणें मैक्सिमम क्षेत्र में, मैक्सिमम टाइम पर यहाँ पे लंबवत रहती हैं इसमें, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ 10 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ लंबवत पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ की जो वायु है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बन जाएगा बच्चों, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ की वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बचेगा, बनेगा बच्चों, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बनेगा बच्चों, निम्न वायुदाब का, ठीक है। अब यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया। अब होता क्या है कि आप ऐसे याद रखना, यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया। अब यहाँ पे जब पवनें जब ऊपर उठने लगेंगी तो ऊपर उठने के बाद में ये या तो इधर की साइड जाएंगे उत्तर दिशा में, या फिर दक्षिण दिशा में, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है। ऊपर नीचे का मतलब है कि उत्तर दक्षिण में, ठीक है। ऐसे ऊपर तो चली गई, ये गर्म होके ऊपर तो उठी गई। अब उसके बाद या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, वहां तो नहीं रहेंगी, और सीधे नीचे भी नहीं उतर सकती क्योंकि वहां तो नीचे तो टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये फिर क्या करती है कि ऐसे ऊपर जाके और यहाँ पे उतरती है। तो यहाँ पे उतरेंगी और यहाँ पे उतरेंगी। जहाँ पे उतरेंगी वहां पे पहले से ही वायु मौजूद है और ये हवाएं और उतरेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाई प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, हाई प्रेशर। ये 30 से 35 डिग्री में, ठीक है। ये हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब। अब यहाँ पे आप याद रखो पोल है, पोल पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम है, तो यहाँ पे तो उच्च दाब रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे उच्च दाब रहेगा और यहाँ पे भी पोल है साउथ पोल, यहाँ पे भी टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे भी उच्च दाब रहेगा। तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी हाई प्रेशर। अब यहाँ से जो पवने हैं और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ उठ के जो पवन आई है उसका एक भाग तो इधर चला गया। मैंने क्या बताया, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो पवनें थी, ठीक है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री वाली जो भूमध्य रेखा वाली जो पवनें थी वो ऊपर उठी। ऊपर उठने के बाद में ऊपर की साइड गई, मतलब इधर उत्तरी अक्षांश में गई, कुछ दक्षिणी अक्षांश में गई। 30 डिग्री 35 डिग्री पे आके वो नीचे बैठ गई, ठीक है। 30 डिग्री 35 डिग्री पे आके कुछ पवनें तो नीचे बैठ गई और ऐसे चली गई। उसके अलावा कुछ पवनें क्या होंगी, इधर की साइड आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे आके। और यहाँ से भी कुछ पवनें इधर जा रही हैं, ठीक है, कुछ पवनें यहाँ से भी इधर जा रही हैं। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे जब पवनें जब नीचे उतर रही थी, इस जगह से नीचे उतर रही थी, ठीक है, इस जगह से नीचे जब पवनें उतर रही थी तो कुछ, अब मैं आपको इसको कैसे समझाऊं, एक मिनट, यहाँ पे ग्लोब नहीं है एक्चुअली, मैं ग्लोब पे इसको ढंग से समझा पाता आपको, ग्लोब के बिना अभी इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। आपको मैं अर्थ एक बॉल लेके आता हूं मैं, फिर आपको इसको ढंग से समझाता हूं। देखिए
देखो बच्चों, सोचिए कि ये आपका ग्लोब है, ठीक है बच्चों। मैं इसको जल्दी से आपको समझा देता हूँ। अब थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है, तो वैसे ये क्या है कि अलग से समझाना था, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। ये ग्लोब है हमारा, पृथ्वी है, ठीक है। ये मान लीजिए इसमें भूमध्य रेखा बीचों बीच से जा रही है, ये हमारी भूमध्य रेखा, ठीक। भूमध्य रेखा पे आप जानते हैं कि सूर्य जो है मैक्सिमम टाइम लंबवत रहता है। तो मैक्सिमम टाइम जो लंबवत रहेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा भूमध्य रेखा के आसपास। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा तो हवा जो है हल्की होकर क्या करेगी, ऊपर उठेगी, पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठेगी। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा से पृथ्वी की तरफ, मतलब सॉरी, अंतरिक्ष की तरफ ऊपर उठ रही है, ऊपर की तरफ उठेगी किरणें, वो सॉरी आपकी जो हवा है। और जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पे तो कमी हो जाएगी, यहाँ पे तो लो प्रेशर बन जाएगा। और जब ऊपर उठेगी तो क्या करेगी, या तो ऊपर जाना, इधर की साइड नॉर्थ की साइड जाना चाहेगी, उत्तरी ध्रुवों की तरफ, या फिर इधर जाना चाहेगी। तो ये क्या करेगी, जब नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, इधर की ऊपर की तरफ जाएगी, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, तो 30-35 डिग्री पे जो अक्षांश है आपके, ठीक है, ये 30-35 डिग्री वाले ये जो अक्षांश देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब वाला, यहाँ पे जाके ये हवा नीचे की तरफ बैठने लग जाती है। क्या करेगी, यहाँ पे नीचे की तरफ बैठेगी, और यहाँ पे भी 30-35 डिग्री साउथ में जाके जो उच्च दाब, ये नीचे की तरफ यहाँ हवा बैठेगी। जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे बैठेगी हवा, तो यहाँ पे पहले से ही नीचे हवा है और ऊपर से और हवा बैठ रही है, तो यहाँ पे वायु जो है वो क्या बना देगी, उच्च दाब बना देगी। और यहाँ पे भी क्या होगा, 30-35 नीचे उच्च दाब, तो ऊपर की तरफ 30-35 डिग्री पे उच्च दाब बन गया, और नीचे भी 30-35 पे उच्च दाब बन गया, दक्षिण से दिशा, दक्षिण में भी और उत्तर में भी, ठीक है। अब नीचे उच्च दाब बन गया। अब आपको पता है यहाँ पे निम्न दाब बना हुआ है, नीचे की साइड में, नीचे पृथ्वी पर निम्न दाब बना हुआ है भूमध्य रेखा पे, और यहाँ उच्च दाब है। तो हवा क्या करेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलने लग जाएगी। तो ये 30-35 से इधर नीचे की तरफ, ये आप देख रहे हो ना, कर्क रेखा की इधर आ रही है हवाएं, जिनको व्यापारिक पवनें बोला गया है। ये पृथ्वी की क्षैतिज के बारे में बात हो रही है, क्षैतिज जो आपकी पवनें हैं, और इधर से भी ये जा रही है, इनको दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें बोला गया, जो इधर से आएंगी और इधर से आएंगी पृथ्वी भूमध्य रेखा की तरफ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, एक सेल बन गया, हवा ऊपर उठी, ऐसे 30-35 डिग्री गई, नीचे आई, नीचे बैठी, फिर इधर आ गई, क्योंकि यहाँ पे उच्च दाब, यहाँ निम्न दाब पृथ्वी पे बना हुआ है। यहाँ तक समझ में आया। अब होगा क्या कि जब ये हवा ऐसे करके जब नीचे बैठ रही है, इसका एक भाग तो पृथ्वी पे इधर चला, एक भाग इधर चलेगा। जब एक भाग पृथ्वी के सहारे सहारे इधर चलेगा, तो जो 60-65 डिग्री पे यहाँ पे जाके इधर पहुंचेंगी, और साथ के साथ यहाँ पे ध्रुवों पे क्या है, उच्च दाब है, तो उच्च दाब से इधर से भी आपकी जो पवनें होंगी वो इधर की साइड चलेंगी। तो पृथ्वी पे पवनें जो इधर से इधर चल रही हैं आपकी 30-35 से इधर की तरफ, उत्तर की तरफ चल रही है 60 की तरफ, और इधर 90 से 60 की तरफ चल रही है। तो इधर से ये चल रही है 60 की तरफ, और इधर ध्रुवों से भी 60 की तरफ चल रही है। तो दोनों साइड से जब पवनें आएंगी तो क्या होगा कि यहाँ पे 60-65 पे आके ये पवनें ऊपर उठ जाएंगी। तो फिर क्या होगा आपका कि नीचे यहाँ 60-65 पे क्या बन जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा। एक कारण ये भी है कि आपकी पृथ्वी क्या कर रही है बच्चों, घूम भी रही है। तो घूमने से क्या होता है बच्चों कि केंद्रीय अपसारी बल लगता है, मतलब घूमने से क्या होता है, जो पृथ्वी पे जो चीजें हैं वो क्या बाहर की तरफ जाना चाहती हैं, तो ये वाला जो बल है ना वो 60-65 डिग्री पे ज्यादा लगता है। तो इसलिए जो 60-65 डिग्री पे जो पवनें होंगी वो बाहर की तरफ जाएंगी। तो वहां पे जो 60-65 डिग्री पे ये वाला जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बन जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। अब आपका होगा 30-35 पे क्यों नहीं लग रहा, 30-35 में बच्चों कम लगता है, और यहाँ पे ऊपर से हवाएं भी आ रही है, तो यहाँ उच्च दाब। तो अब याद करने का तरीका मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आगने वाली क्लासेस में इसको और अच्छे से समझाऊंगा। देखो आपको, और इनकी दिशाएं भी बस जो आपका काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रखना है। देखो ठीक है, आपके काम का भी इतना है जितना मैं बता देता हूँ, बाकी आने वाली क्लासेस में हम इसको ढंग से डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि अभी तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। आप इतना याद रखो, आप इतना तो याद रख सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है भूमध्य रेखा पे, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो ये बनेगा निम्न दाब। अब ऊपर की तरफ चलते जाना 30-35 डिग्री पे, 30 से 35 डिग्री, यहाँ पे निम्न दाब बन गया, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, यानी उच्च दाब। फिर 30 से 60-65 पे जाना, 60-65 पे जाओगे तो यहाँ हाई हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा लो, यानी अल्टरनेट चलना है, हाई लो हाई लो, तो लो हाई लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्रुवों पे प्रेशर हाई, उच्च दाब। ऐसे नीचे चले जाना, यहाँ पे लो था तो अल्टरनेट क्या आएगा, प्रेशर हाई, ये हो गया। फिर उसके बाद प्रेशर क्या आएगा, लो 60-65 पे, और लास्ट में प्रेशर क्या होगा, हाई। यानी 7 बेल्ट बनी है, पवन पेटियां बनी है, वायुदाब पेटी, इनको वायुदाब पेटी। उसके अलावा अब इनकी मैं दिशा बता देता हूँ बच्चों, दिशा कैसे याद रखोगे। देखो बच्चों, जो आपके उपोष्ण उच्च दाब, जिनको हम हॉर्स अक्षांश बोलते हैं 30-35 वाले, ऐसे इनको उपोष्ण उच्च दाब है, ये तो आपको पता ही है। इनके बीच में जो पवनें चलेंगी इनको बोलेंगे हम व्यापारिक पवनें, ट्रेड पवनें। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेड विंड्स। क्या बोलेंगे बच्चों, व्यापारिक पवनें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो व्यापार था वो इन्हीं के बीच में होता था, इन्हीं पवनों की हेल्प से होता था, और इस समुद्र में इसी लाइन पे ज्यादा होता था। उसके अलावा ये वाली जो पवनें हैं इनको बोलेंगे पछुआ पवनें, क्योंकि देखो ये पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ, मतलब सॉरी पश्चिम दिशा से चल रही है, ऐसे पश्चिम दिशा से चल रही है ना, ऐसे चल रही है ना, तो ये पश्चिम है, इधर इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही है, इसलिए इनको क्या बोल दिया, पछुआ पवन है।
और ये देखो पवनें इधर की तरफ ऐसे मुड़ रही हैं, तो यानी ये किधर से चल रही है, पूरब साइड से, तो इनको बोलते हैं पूर्वी पवनें, और ध्रुवों के पास है इसलिए ध्रुवीय पूर्वी पवन। ठीक है, ऐसे इधर हो जाएगा, ये पूर्वी पवन है, ये पछुआ पवन है, और ये व्यापारी पवन है। अब इनकी दिशा कैसे याद करेंगे, देखो बच्चों में दिशा का याद करना बता देता हूँ। देखो एक फेरल का नियम है, फेरल के नियम से ये कहता है कि जो उत्तरी अक्षांश में जो पवनें चलती हैं वो किस तरफ मुड़ जाती हैं बच्चों, राइट साइड में। तो ऐसे याद रख लो, एक सांप का वो बना दो, उत्तर की दिशा में जो पवनें चलेंगी वो हमेशा राइट साइड में अपने दाहिनी साइड मुड़ेंगी, और ऐसे याद रखो, है ना। और जो दक्षिण दिशा में जो पवनें चलेंगी वो अपने बाएं साइड मिलेंगी, बाएं साइड, किधर साइड में, बाईं साइड में। तो देखो बच्चों, ये पवनों को इधर आना था, चलना तो इनको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या मुड़ जाएंगे अपने दाहिने साइड। तो आप देखो इनका दाहिने साइड किधर होगा, इधर की साइड होगा, तो ये पवनें कैसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी। यानी कि इनको आना तो ऐसे था, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, लेकिन ये दाहिने साइड। ऐसे ही ये किस साइड मुड़ती है, साउथ में किस साइड मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं साइड, बाएं साइड। तो ये इनको जाना तो ऐसे था, लेकिन इनके बाएं साइड यानी इधर मुड़ जाएंगे, तो इसलिए देखो किधर मुड़ गई, बाएं साइड। ऐसे ही इनको ये पवनें इधर चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, इनको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये दाहिनी साइड में मुड़ेंगे, तो ऐसे मुड़ जाएंगे। दाहिना इनका ऐसे ही तो होगा, ऐसे इनका दाहिना किधर होगा, ऐसे होगा। तो ये समझ में आया आपने दिशाएं कैसी बनी हुई है, यही होती है बच्चों पवनें। ये आपको पूरा चित्र समझ में आ गया। अब बस याद रख लेना, स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थायी पवनें। ये जो पवनें ना बीच वाली, ये है आपकी स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, इनकी दिशा निश्चित रहती है, इसलिए स्थायी पवनें। मौसमी पवनें जो है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें, ये मौसमी पवनें होती हैं। और स्थानीय पवनें जो होती हैं किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल समीर या समुद्र समीर। ये स्थल समीर और समुद्र समीर आप जानते होंगे, जो स्थल से समुद्र की तरफ चलती है स्थल समीर, समुद्र से स्थल की तरफ चलती है वो समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं, उनको क्या बोलते हैं, लू। तो आप जानते होंगे ना लू कहाँ चलती है, रेगिस्तान में, राजस्थान में लू चलती है। उसके बाद चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। चक्रवात क्या होते हैं बच्चों, वो चक्रवात कुछ नहीं है, जहाँ पे आप मान लो कि वायु का जो दाब है वो कम हो जाता है और कहीं पे वायु दाब ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा वायु दाब से जब वायु कम वायु दाब की तरफ आती है और साथ में वर्षा भी आती है, तो वो चक्रवात हो जाता है। ये जनरली उड़ीसा इस साइड में ज्यादा चक्रवात आते हैं, जो समुद्री तट उठते हैं। ये पढ़ लेना पूरा, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ चक्रवात आए हैं, क्या क्या है। अब देखो बच्चों, आर्द्रता। जब जल जो है पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। होता क्या है कि जैसे समुद्र पे क्या है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो सूर्य की किरणें जब समुद्र में पड़ेंगी तो समुद्र का जल जो होगा, ऊपर की जो परत होगी वो वाष्पित हो जाएगी, तो वो हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर की तरफ जो उठेगी तो जो जल है जो वाष्पित होकर ऊपर उठ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, जलवाष्प बोलते हैं। तो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है वही क्या कहलाता है, आर्द्रता, नमी। ठीक है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन, चिपचिपा। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प करने की धारण क्षमता बढ़ती जाती है, इसी प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। देखो बच्चों, आप खुद सोचो, एक गर्म हवा है वो ज्यादा नमी लेके जा सकती है कि एक हवा उसमें नमी पहले से ही मौजूद है वो ज्यादा नमी लेके जा सकती है। ऑब्वियसली बात है, जो गर्म हवा है वो ज्यादा नमी लेके जा सकती है। ठीक है बच्चों, गर्म हवा जो है वो ज्यादा नमी लेके जा सकती है, और जिस हवा में नमी पहले से ही है वो तो कम नमी ले पाएगी। तो आपने देखा होगा जब गर्मी पड़ती है भयंकर वाली तब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जब नमी रहती है ना वायु में तो कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं। और हमारा शरीर आपने देखा होगा ना, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि एक तरह से उमस बोलते हैं ना, ह्यूमिडिटी है, उमस है। उमस में क्या होता है कि हवा में नमी रहती है, वो हमारे शरीर से पसीने को सूखने नहीं देती। लेकिन जब गर्मी पड़ती है ना भयंकर वाली, तब आपने देखा होगा पसीना जल्दी सूख जाता है, क्योंकि जो हमारे पसीना है ना उसको वो हवा अवशोषित कर लेती है, वो अपने साथ लेके चली जाती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू करता है। आप जानते हैं कि जब जलवाष्प ऊपर जा रही है तो ऊपर टेम्परेचर कम होता जाता है, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो जो जलवाष्प के जो कण है वो दूर दूर थे वो पास पास आने लग जाएंगे और भारी हो जाएंगे, और भारी होकर वो जल की बूंद बनाएंगे और धरती पर नीचे आ जाएंगे, और उससे क्या होगा, बारिश होती है। तो ये जब जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर सकें तब ये बर्षण के रूप में यानी वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, उनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। आपने देखा होगा ना आसमान में बहुत सारे वो एकदम लाइन पीछे छूटते जाते हैं, वो भी इसी नमी की वजह से होता है।
पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसण वर्षा कहलाता है। तो अब वर्षा के 3 रूप थे ना, आपको क्वेश्चन था, आपको याद हो तो वो यहाँ पे आएगा। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, यानी कि धरती वाला जो जल है वो वर्षा जल से मिलता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पासों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं नीचे वाले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। 3 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती। पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, वृष्टि और ओला है। ओला भी देखा होगा आपने, पढ़ता है ना कभी कभी। तो ये सारे टॉपिक आपके कवर हुए कि नहीं हुए? देखो बच्चों, वायुमंडल कवर हुआ, जरूरत क्यों है, संगठन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु, तापमान, ये सब मैंने आपके कवर करा। अब बच्चों वायुमंडल क्या है ये आप बता सकते हो? वायु की जो पतली परत है हमारी पृथ्वी के चारों, वायुमंडल है। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना हुआ है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये 78% है और ये 21% है। वायुमंडल का कौन सी गैस हरित प्रभाव पैदा करती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। वर्षा के 3 प्रकार अभी जस्ट डिस्कस किए थे, संवहनी, चक्रवाती। ठीक है। वायुदाब क्या है? वायु का जो प्रेशर है, वायु का जो पृथ्वी पे जो लगने वाला दाब है वही क्या कहलाता है? वायुदाब। और इससे किसे मापते हैं? वायुदाब मापी। निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन। आपको याद है बच्चों? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? अब बताओ बच्चों, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभमंडल, वायुमंडल या मध्यमंडल? देखो है तो सभी सारी महत्वपूर्ण परत है, लेकिन इसमें जब हम पढ़ रहे थे ना तब उसमें क्लियरली लिखा था कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। देखो इसमें था, कौन से वाले में था आपका? इसमें, ये वाला। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत देखो बच्चों, ये रही क्षोभमंडल। सबसे महत्वपूर्ण परत यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा हुआ क्षोभमंडल। बाकी देखो है तो सारी महत्वपूर्ण, सबके अपने अपने काम है, लेकिन जो बुक में लिखा है हमें वही फॉलो करना है। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी हो जाएगी? क्षोभमंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? देखो बच्चों, इसमें बादल नहीं होते। क्षोभमंडल में, समताप मंडल में या मध्य मंडल में? देखो मध्य मंडल में तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, समताप मंडल में थोड़ा बहुत हो सकता है और क्षोभमंडल में तो होते ही हैं। ठीक है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब, ये भी हो सकता है इसका आंसर समताप मंडल, वैसे पता नहीं क्यों दिया है इन्होंने आंसर। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है, ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। इनको क्या करना है आपको? मिलान करना है। ठीक है। अब इनका मिलान कर लेना। ठीक है। पवन क्या है? पवन क्या है ये सब बताना है आपको। व्यापारिक पवनें क्या है? ठीक है। स्थानीय पवनें हैं या स्थायी पवनें? स्थायी पवनें हैं। ठीक है। लू क्या होती है? मौसमी पवन है, लू क्या है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। मानसून क्या होता है? मौसमी पवनें होती हैं, क्या होती हैं? ठीक है। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये मिलान करने वाले हैं, आप खुद से मिलान करेगा। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? बताइए बच्चों, ये आप बता सकते हो। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? ये आप बता ही सकते हो। किरणें तिरछी पड़ती हैं, ये बोल सकते हो। ठीक है। और ज्यादातर सूर्य जो है वो लंबवत कहाँ पे चमकता है? भूमध्य रेखा पे, इसलिए वहां पे आतपन ज्यादा होता है। यहाँ पे ये आपका चैप्टर हो जाता है खत्म, फिनिश हो जाता है। तो ये हमने ये सारा चैप्टर आपका डिस्कस कर लिया। अगला चैप्टर डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।